अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया की तीन नाम भी अगर एक ही हैं तो इसके साथ जो नाम चलता है वो जमहूरियत का चलता है। और ये कहा जाता है कि जब जमहूरियत का नाम आता है तो हिंदुस्तान और जमहूरियत, दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत जो है वो हिंदुस्तान में रहती है। ये एक बात आम तौर पे दुनिया भर में चलती है। हिंदुस्तान की जमहूरियत की मंदिर जिसे कहा जाता है वो पार्लियामेंट को करार दिया जाता है। साहब जब भी जमहूरियत के ताल्लुक़ से बात करते हैं, जब मौका मिला वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत या हिंदुस्तान जमहूरियत की माँ है। और ये हिंदुस्तान के खून में सींची हुई चीज़ है कि जमहूरियत और हिंदुस्तान को मिलाकर जो चीज़ होती है वो हिंदुस्तान की खून में सींची हुई चीज़ है। ये बात कही जाती है। लेकिन जमहूरियत की इज़्ज़त, आदर, एहतराम, जो भी आप इसका लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करेंगे तो इन सब की धज्जियाँ इस हफ्ते बीजेपी और मोदी की हुकूमत ने उड़ा दी हैं। जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ा डालने और अपोजिशन को पार्लियामेंट से खाली कर देना, ये पहला मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद से 75 साल में, आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल में, ये मैं समझता हूँ कि अब तक इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। एक नज़ीर है, मैं बाद में उसका जिक्र करूंगा, लेकिन फिल वक्त पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है और 3 अक़सात में एक के बाद दीगर, दीगर के बाद तीसरी मरतबा आहिस्ता आहिस्ता एक मुकम्मल तौर पे 150 अरकान पार्लियामेंट को बाहर कर देना और बाहर करके जो बिल्स को मंजूर करने की बात है, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत का ख़तल यहाँ पे हो गया है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी पर अगर जवाब देने का मुतालबा करने वाले अपोजिशन के अरकान को बाहर कर देते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि कोई भी एंगल से, किसी भी सिमत से अगर आप देखें तो ये दुरुस्त नहीं है। 157 अपोजिशन मेंबर्स जो हैं उसको 95 को खारिज कर दिया गया है। राज्यसभा के लोगों को, बहरहाल 46 राज्यसभा के अरकान को भी बाहर कर दिया गया है। आज की तारीख में 150 अरकान पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट नहीं जा सकते, पूरे सेशन के लिए इनको बाहर कर दिया गया है। और रह गए कौन पार्लियामेंट में, अगर उसकी देखेंगे तो वाईएसआर कांग्रेस है, जो कहा जाता है कि बीजेपी की हलीफ है या बीजेपी की दोस्त पार्टी है। बीजेडी है जो फिर से नॉन एनडीए की है। ये दोनों नॉन एनडीए पार्टीज़ हैं लेकिन फ्रेंडली पार्टीज ज़रूर हैं बीजेपी से। सिक्योरिटी को लेकर ये बात आई थी पार्लियामेंट में, जब लोग वहाँ पे गैलरी में से या विजिटर्स गैलरी में से पार्लियामेंट में कूद गए थे, उसके ऊपर, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर जब पूछा गया तो इन लोगों को निकाल दिया गया है। दूसरी वजह ये बताई गई कि प्लेकार्ड्स लाने का रूल नहीं है और आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको बाहर कर दे जा रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई के मज़दाक़ ऐसा एक इनकी अपोजिशन के सवाल को लेकर पूरे सेशन के लिए उनको बाहर कर देना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसा है कि आज इसकी दुनिया भर में और हिंदुस्तान की तारीख़ में अगर ढूंढेंगे भी तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जमहूरियत का मतलब अगर हम देखेंगे क्या जमहूरियत क्या होती है तो उसमें यह है कि डायलॉग के ज़रिए या बातचीत के ज़रिए मसाइल को उठाकर मसाइल का हल तलाश करना या मसाइल का हल बताना, ये जमहूरियत की एक बुनियादी मीनिंग है जो हर कोई ये जमहूरियत से मुंसलिक करता है। ऐसा लग रहा कि डायलॉग, मसाइल पर बात करना ये कोई एक ऐसी बात हो गई है कि यहाँ पे कोई जवाब देना ही हुकूमत नहीं पसंद कर रही है। नई दास्तान बनाना शुरू हो गया है कि इस मर्तबा ऐसा लग रहा कि अपनी जो गलती है या अपनी ना करी हुई चीज़ों को या अपनी नाकामियों को छुपाने का अमल किया जा रहा है, वो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जमहूरियत के नाम पे यहाँ पे जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मणिपुर पर भी हुकूमत ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। जब भी ऐसा ही हुआ था गुज़िश्ता पार्लियामेंट सेशन में, जब अरकान पार्लियामेंट मणिपुर पर जवाब तलब करे, जब मणिपुर के जो भयानक फसादात हुए उसके ऊपर जवाब तलब करे, तो उस वक्त भी हुकूमत ने राह फरार इख्तियार की थी। ये याद रखना ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को और बीजेपी के लीडर्स को ये बात ज़रूर याद रखना चाहिए कि ट्रेजरी बंचेस या हुकूमत के जो ऐवान में जो हुकूमत के जो कुर्सियां होते हैं
वो आपके लिए मुख्तस नहीं है या आपके परमानेंट नहीं है। 2024 आने वाला है और 2024 में आप लोग यकीनन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि कैसा ट्रेजरी बेंचेस को या हुकूमत की तरफ के जो बेंचेस होते हैं उस पे आप फिर से एक बार 2024 के बाद भी 2029 तक बैठने की तैयारी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा कि नया पार्लियामेंट या नए पार्लियामेंट बिल्डिंग नए लीडर का इंतज़ार कर रहा है। ये बात भी ऐसा कोई मैं समझता हूँ कि नामुमकिन नहीं है। बस सिर्फ इसको मुमकिन करने के लिए मैं समझता हूँ कि हम बजाय इसके कि दाढ़ी टोपी पहनकर अपील करें, हम ये अपील अगर करें कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ाना है, तो मैं समझता हूँ कि फिर हम एक बार सांप को भिजाकर अपनी जगह पे ट्रेजरी बेंचेस में नए लीडर, नए पार्लियामेंट को हम इस्तकबाल कर सकते हैं, या नए पार्लियामेंट में नए लीडर का हम इस्तकबाल कर सकते हैं। अगर हम दाढ़ी टोपी पहनकर फिर से खुलकर ऐसे ही गलती करें जो इस मर्तबा ख़ास तौर पे तेलंगाना के 2 अजला में ये बात हुई थी, निज़ामाबाद में और आदिलाबाद में, हमारे लोगों के वीडियोस ऐसे वायरल हुए दाढ़ी टोपी पहनकर कि आप कांग्रेस को जिताइए। उसमें हुआ ये कि कांग्रेस तो नहीं जीती, बीआरएस भी नहीं जीती, लेकिन बीजेपी वहाँ से 7 सीटें जीत गई इन 2 डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं समझता हूँ कि ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया में ख़ास तौर पे अब वीडियो बनाने का जो चलन है उसमें एक ही चीज़ के ऊपर अगर हम तवज्जो मरकूज़ करें अपनी कि हमें हमारा वोट परसेंटेज बढ़ाना है, हम इलेक्शन के दिन सोते हुए अपना वक्त नहीं गुजारेंगे, अगर ये चीज़ हम इस पे इसरार करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि हम जो निशाना उबूर करना चाह रहे हैं वो निशाना पार हो सकता है। वैसे तारीख़ के पन्नों में अगर देखेंगे तो जो बात हो रही थी कि अपोजिशन के लीडर्स को पार्लियामेंट से हटाने की, तो एक बार 15 मार्च 1989 को भी अपोजिशन एमपीज़ ने जब इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद ठक्कर पैनल की रिपोर्ट की पेशी का डिमांड किया था पार्लियामेंट में, तो उस वक्त 63 एमपीज़ को 2 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था, पूरे सेशन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए। अब ये ठक्कर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो एक अखबार में ये रिपोर्ट शाये हुई थी कि ठक्कर पैनल ने ये कहा है कि इंदिरा गांधी के कत्ल के पीछे एक कांग्रेस के ही लीडर का नाम लिया गया था, तो उस पर अपोजिशन ने काफ़ी हंगामा आराई की थी। तो उस वक्त 63 एमपीज़ को 2 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। बहरहाल ये एक तारीख़ का वाक़या है कि सस्पेंशन की जो बात थी वो 2 दिन की बात थी और 63 एमपीज़ की बात थी। इस मर्तबा पूरे सेशन के लिए 150 एमपीज़ को निकाल दिया गया है और अपने जो बिल्स हैं वो लाने की एक कोशिश हो रही है। मगर फिर एक बात, आप तेलंगाना में भी 6 महीने पहले यही देखा जा रहा था कि क्या तेलंगाना में कौन हुकूमत बना सकता है, तो सबका नाम सबके ज़बान पे यही था कि टीआरएस बिला किसी शुबे के हुकूमत बनाने वाली है, लेकिन जनता जनार्दन होती है, कब किसका पाया कब पलट दे पता नहीं। तो 2024 में ऐसा लग रहा कि अच्छे दिन आ सकते हैं, बशर्ते कि हम हमारा वोट परसेंटेज बना लेंगे। दूसरी बात यह है कि अब बात करेंगे तेलंगाना की नई सरकार की। एक बात होती है कि जब पार्टी बदलती है, हुकूमत बदलती है, अगर हुकूमत इलेक्शन के बाद वही पार्टी हुकूमत में आती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब दूसरी पार्टी हुकूमत में आती है तो वो अक्सर वाइट पेपर निकाला करती है। वाइट पेपर होता यह है कि जो अखराजात हुए हैं, जो आमदनी और अखराजात को मिलाकर जो ख़र्चा हुआ है, उसके ऊपर आवाम को रोशनास कराने के लिए एक चीज़ पेश की जाती है। तो ये वाइट पेपर इस मर्तबा तेलंगाना के असेंबली सेशन में भी पेश किया गया। जब भी पार्टी हुकूमत ये पेश करती है उसमें यही होता है कि जो पिछली पार्टी रहती वो अपने हर हरकत का दिफा करती है और नई पार्टी जो हुकूमत में आई है वो यही करने की कोशिश करती है कि ये वाइट पेपर पे डिस्कशन होना चाहिए और कहाँ कहाँ घपले हुए, कहाँ कहाँ घोटाले हुए, कितनी आमदनी हुई थी, कितना फजूल खर्ची हुई थी, इसके ऊपर बात होती है। इस बार भी शायद ऐसा लग रहा कि कांग्रेस ने यही कहा है और कांग्रेस जैसे ही हुकूमत में आई, कांग्रेस ने ये कहा कि फ़िल वक्त ख़जाना खाली है और ये कहा गया है कि कभी भी 30 दिन से ज़्यादा अकाउंट में सरप्लस पैसा नहीं था।
मज़ीद ये कहा गया है कि 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज 2014 में लिया गया था, जो अब बढ़कर तकरीबन 6 लाख करोड़ हो गया है। ये बात 6 लाख करोड़ की उसमें यह है कि हम कितने कर्ज में या हमारी रियासत कितना कर्ज में डूबी हुई है। यकीनन मैं ये बात भी मानता हूँ कि साबिक़ वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने कहा कि असासजात भी बनाए गए हैं और असासजात बनाने के लिए यकीनन रकम की ज़रूरत पड़ती है। हमने लोन लिया है, लोन लेकर हम असासजात बनाए हैं। तो हुकूमत में या तेलंगाना रियासत में जो असासजात बनाए गए हैं वो लोन लेकर बनाए गए हैं। अब ये बात है कि मज़ीद 6 लाख करोड़ के बाद अब जो 6 गारंटीज़ पर अमल करने की बात है, मैं समझता हूँ कि 1 गारंटी 2 गारंटीज़ की तो बात हो गई थी। अब जो 28 दिसंबर से एक और गारंटी आने वाली है। सबसे बड़ी गारंटी जो थी कि ख़वातीन को बस में मुफ्त सफ़र करने की बात थी। तो ये गारंटी को जिस तरीके से का फ़ायदा आवाम ने उठाया, उसमें ये कहा जा रहा है कि 11 दिनों में 3 करोड़ ख़वातीन ने बस में फ्री में मुफ्त में सफ़र करके अपने जो मुकामात पे जाना चाह रहे थे वो जाके आ गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 500 रुपये सिलेंडर की बारी है और वो 28 दिसंबर को जब कांग्रेस अपने फाउंडेशन डे मनाने वाली है, उसमें ये 500 रुपये के सिलेंडर की भी स्कीम का आगाज़ किया जाएगा। अगर ख़वातीन ही कांग्रेस की तरफ, जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ऐसा नज़र आ रहा है कि एक तो ये है कि मुफ्त सफ़र के वजह से हो सकता है कि जो इस मुकाम से दूसरे मुकाम को जा रहे हैं तो तोहफ़े तहाइफ़ ख़रीदेंगे, दूसरों को लेके जाके देंगे, वहाँ से कुछ तोहफ़े तहाइफ़ ख़रीद के यहाँ लेके आएंगे, तो इससे यकीनन हुकूमत की आमदनी बढ़ जाएगी। मुफ्त सफ़र तो रहेगा लेकिन एक तरीक़ा ये हो सकता है। दूसरी बात ये आ रही, अगर 50% आबादी का 50% हिस्सा ख़वातीन का होता है और 3 करोड़ ख़वातीन, जब हम ये बात कर रहे हैं कि जो फ़ायदा उठाए हैं, अगर ऐसे लोग मिलकर कांग्रेस के तरफ वोट डालना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे हो सकता है। शायद इसीलिए ये सोचकर जो 6 गारंटीज़ को लाए हैं, ये बात इसीलिए आई थी। वैसे वाइट पेपर में ये बात भी कही गई है कि सेहत पर हुकूमत ने 5% बजट का हिस्सा खर्च किया है और तालीम पर 7.6% हिस्सा खर्च किया है, और ख़र्च जो लिया गया है वो 33% इजाफे से ख़र्च लेता गया है। हर साल जो लेते गए 9 साल में 33% इजाफा हुआ है, लेकिन आमदनी 5 गुना कम हुई है। तो ऐसे सब चीज़ों में मैं समझता हूँ कि वाइट पेपर तो है, वाइट पेपर हर एक की चीज़ों को सामने लाने के लिए है, लेकिन इन सब चीज़ों पे असासजात पर भी नज़र रखना चाहिए और किस तरीके से लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। आहिस्ता आहिस्ता गारंटीज़ को आप वसाइल, आमदनी के वसाइल तलाश करना आपकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन 6 गारंटीज़ और ख़ास तौर पे अक़लियतों के मैनिफेस्टो की जो बात थी उस पर अमल आवारी फ़िलवक़्त करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को लेकर अगर हम 3 महीने चले जाते हैं तो ये कहा जा रहा है कि फ़रवरी में पार्लियामेंट इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। दूसरे या तीसरे हफ्ते तक नोटिफिकेशन आने की बात हो रही है। तो फ़रवरी को जहन में रखकर मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे हमारे लोगों को, हमारे क़ायदीन को, ख़ास तौर पे मजहबी क़ायदीन को बहुत ही सोच समझकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है। वरना अगर हम फिर से खुलकर एक पार्टी की तायद करेंगे तो हो सकता है कि वही नतीजे जो कामारेड्डी, निज़ामाबाद और आदिलाबाद के 3 हलकों में आए हैं, वही नतीजे फिर से आ सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम जज्बात में आकर वीडियो बनाकर मशहूर होने के लिए अगर हम अपील करते हैं तो इससे अपील से नुकसान ज़्यादा हो सकता है फ़ायदे से। तो ये सोचकर हमें ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे एक आप आम बात करिए कि वोट परसेंटेज बढ़ाना ज़रूरी है। खुदा के वास्ते इलेक्शन के दिन को, इलेक्शन से 2 महीने पहले से अपने तैयारी कर लीजिए और वोट परसेंटेज बढ़ाने का अगर हम काम करेंगे तो ही मैं समझता हूँ कि 200 सीटों पे, पूरे हिंदुस्तान में 200 सीटों पे हम हमारी अहमियत जता सकते हैं। तो ये अगर होता है तो इसकी सबसे बड़ा कामयाबी हमें यहीं पर मिल सकती है। और ऐसा लग रहा है कि फ़िल वक्त हालात
और मौसम बोलिए आप या सियासी माहौल बोलिए एक तरीके से साजगार नज़र आ रहा है। यकीनन अगर इंडिया अलायंस सीट एडजस्टमेंट में या सीट शेयरिंग के मामले में अगर कामयाब होता है तो फिर हालात और वक्त के साथ साथ हालात के साथ साथ हमारे हालात भी बहुत अच्छी तरक्की की तरफ बढ़ सकते हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार रहने का वक्त है अगले 5 महीने 6 महीने तक। अगर हम जिम्मेदारी से काम करेंगे तो यकीनन हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ा फ़ायदा हमें दे सकती है। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपने प्रोग्राम को इस हफ्ते के लिए यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।